औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफ़ज़्ल रब्बी आज हमारा मौजू ज़ेर बहस स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट है और इसका टेस्ट भी इंशाअल्लाह ताला आज ही आप लोगों से लेंगे। उससे पहले जैसे एक हमारा तरीक़ाकार है, बेटा ये पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुन लें स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट का, कि इसका मकसद क्या है, फ़ायदा ये क्या देता है, इसकी एप्लीकेशन कब किन हालात में होती है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ये देख लें कि सीपीसी और स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक ज़ाब्ता है, तरीक़ाकार है कि आपने रिलीफ कैसे लेना है। उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ स्टेप्स बता दिए गए हैं। जैसे अक्सर बताता रहता हूँ, काज ऑफ एक्शन है, पार्टी है, प्लेंट होगी, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, सिविल कोर्ट होगी। इसी तरह जो फ्रीकैन पार्टीज़ जिनके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, वायलेट होते हैं प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, वो लोग अदालत में आते हैं इंसाफ लेने के लिए। अब ये हमारा कानून डील करता है कि जो मुख्तलिफ राइट्स हैं, रेमिडीज़ हैं, पार्टीज़ को किस तरह दी जाएं, किन असूलों को, ज़वाबित को मद्देनज़र रखा जाए कि उन्हें उनका हक मिल जाए। अब स्पेसिफ़िक रिलीफ जैसा कि अल्फाज से ही ज़ाहिर है कि अक्सर ये, बल्कि हम कहते भी हैं, जो मुख्तलिफ सूट्स होते हैं, जैसे सूट है स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, तामील मुआहदा मुख्तास ख़ास। अब मुख्तास क्या है? आम अल्फाज है उर्दू ज़बान का, कि एक जो स्पेसिफाइड चीज़ है किसी शख्स की, कि जी दो लोगों ने मुआहदा कर लिया कि जी फ़लाँ चीज़ देनी है इस मुआहदा के ताबे, प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल। अब वो चीज़ स्पेसिफ़िक है और उसको स्पेसिफ़िकली परफॉर्म करना है। सिविल कोर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के सूट्स वगैरह होते हैं। अब सूट फॉर प्रेम्पशन है, सूट फॉर डेक्लरेशन है, स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल है, या दीगर और भी मुख्तलिफ़ अक़साम के सिविल कोर्ट्स में सिविल सूट्स वगैरह दायर होते रहते हैं। स्पेसिफ़िक रिलीफ का मकसद इंसाफ दिलाना है, बैलेंस देखना है अदालत ने कि क्या कोई शख्स एक ख़ास चीज़ का हकदार है या नहीं है, या कौन से हालात हैं। इसके अलावा ये हमें मुख्तलिफ सूट्स भी बताता है स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट, कि इस कानून के ताबे फ्रीकैन को कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं, किस तरह के दावाजात दायर किए जा सकते हैं। बल्कि अगर आज की जो हमारी प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है सिविल कोर्ट्स की, ज़्यादातर दावाजात बिलखसूस सिविल के हैं, वो हैं ही इसी के स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के ताबे ही दायर होते हैं। अब हम इसका कानून को थोड़ा सा बेटा तारुफ देखते हैं कि इसमें क्या कुछ प्रोवाइडेड है, क्या कुछ पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन का स्टाइल कैसे होगा। अब ये शुरू का डेफिनेशन पोर्शन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आसान ही है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेशली समझाने की हो आप लोगों को। अब इसका ये थोड़ा सा प्रेम्बल देख लें। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। अब पार्टी एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहती है कि जी मुझे ये रिलीफ दिया जाए। रिलीफ किस चीज़ से मुतल्लिक है? सूट्स हैं जो मुख्तलिफ
स्पेसिफिक रिलीफ के होते हैं। प्रेम्बल में देख लें वही बात आ रही है, सर्टन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेनेबल इन सिविल सूट्स। उसके बाद बेटा ये हमारा आ गया ये सेक्शन 3 डेफिनेशन पोर्शन। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएं सेक्शन 4 पर, ये बहुत अहम है किसी हिसाब से। क्या इसमें कि एक्सेप्ट वेयर इट इज़ हेयर एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली एनेक्टेड नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड। अब ये देखें बात गौर से। टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस कानून के ताबे उस शख्स को फ़ायदा नहीं मिल सकता। दूसरा देख लें, टू डिप्राइव एनी पर्सन of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी सिर्फ उसी की ही हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि उसके का भी लॉ देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। अब ये वही शुरू में जैसे तारुफ में आप लोगों को बताया बेटा कि ये रिलीफ कैसे मिल सकता है। अब वही मिसाल दोबारा दूंगा। बेटा एक शख्स से ज़मीन का कब्ज़ा छीन लिया गया है, किसी का रास्ता बंद कर दिया गया गुज़रने का, वापडा वाले बिजली का मीटर उतार के ले गए, सुई गैस वाले आपका सुई गैस का मीटर ले जाते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ज़मीन बेचने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है। अब इसमें मिसालें वही दी गई हैं कि बाई टेकिंग पोजेशन, कि किसी पार्टी को कब्ज़ा दिलवाया जाए, किसी शख्स को रोका जाए कि वो गैर कानूनी काम ना करे, और किसी शख्स को ये भी हुक्म दिया जाता है कि आपने जो गलत काम किया है इसे आप उससे विदड्रॉ हों, उसको ठीक कर लें। बेटा नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसका जो सेक्शन 6 है, इसमें ज़रा उन्होंने बताया गया है कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्लास सी वाला, बाई प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्राम डूइंग दैट विच ही इज़ अंडर एन ओब्लिगेशन नॉट टू डू। अगर किसी ने किसी की कोई हक तलफी की है तो अदालत उसको हुक्म देती है कि आप ये गैर कानूनी काम ना करें। सेक्शन 7 में वही बात है कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता जो इसका पीनल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, और अदालत भी इसका हुक्म नहीं देगी। बेटा अब हम केसेस की कैटेगरीज़ पर आ जाते हैं तरतीब के साथ कि कौन कौन से दावाजात होंगे और उनका तरीक़ाकार क्या होगा। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोग ये समझ लें बेटा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। जैसे हमारा पीपीसी है ना, सब्सटेंटिव लॉ, वहाँ पनिशमेंट है और ऑफेंसेस हैं। इसी तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट्स बता दिए गए हैं कि सिविल कोर्ट में आप कौन से दावाजात दायर कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह सीआरपीसी में प्रोसीजर है पीपीसी का, इसी तरह अगरचे और भी दीगर लॉज हैं सिविल के या क्रिमिनल के, लेकिन प्रोसीजर तकरीबन सीपीसी वाला फॉलो होता है। आप इसको मिसाल दे रहे हैं, सब्सटेंटिव लॉ समझ सकते हैं सिविल का जो राइट्स वगैरह बयान कर रहा है। अब ये सेक्शन डील करता है 8 कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी शख्स की, बेटा इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन समझ लें सेक्शन 8 की। हम आपको मिसाल दे रहे हैं, फ़र्ज़ किया देहात है, वहाँ 2 या 3 भाई हैं या दीगर रिश्तेदार भी होते हैं जिनका रकबा साथ साथ होता है। अब यह है कि एक शख्स की ज़मीन पर दूसरे बंदे ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो ज़मीन काश्त कर रहा है। मिसाल दे रहे हैं कि उस शख्स को पता ही नहीं है कि उसका रकबा कितना है। बेटा अमूमन होता है ना अंदाजे से, फ़र्ज़ किया एक शख्स समझता है मेरा 1 एकड़ है, मैं इसको काश्त कर रहा हूँ। अगर जब वो इसकी मेजरमेंट करता है, हद बरारी इसे कहते हैं, पता ये चलता है कि इसका 7 कनाल है या 7.5 कनाल है, 1 कनाल या आधी कनाल दूसरे शख्स के पास है,
अब इसका उसने कब्ज़ा लेना है ज़मीन का, शहरी या देहाती। इस पर रेवेन्यू लाज भी हैं हमारे, लेकिन हम इन लाज की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे या जुरिस्डिक्शन में, बट आप लोगों को एक मिसाल से ही समझाना है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है तो ज़मीन वापस लेने के लिए सेक्शन 8 के ताबे आना पड़ेगा, इसी के ताबे दावा दायर करना पड़ेगा। ये बात आप लोग जहन में रख लें। उसके बाद बेटा है हमारा सेक्शन 9, ये इंतहाई अहम है बेटा। ये इमीडिएट रिलीफ, फ़ौरन दाद रसी किसी शख्स की हो जाए ज़मीन से मुतलका। अब ये सुन लें सेक्शन 9 क्या है, पहले उसका तारुफ वगैरह देख लें। बेटा अगर कोई शख्स किसी ज़मीन पर बैठा है, घर है या दुकान है, बेटा वैसे मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को, कोई दूसरा शख्स उसको फ़ौरन उठा देता है वहाँ से, उस ज़मीन से, तो जो शख्स काबिज़ है ना, उसको ये हक हासिल है कि वो फ़ौरन कब्ज़ा वापस ले सकता है अदालत से। इसको आप देख लें। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, खिलाफ कानून अगर कोई शख्स दूसरे को किसी ज़मीन से उठा देता है, आगे क्या है, और ही और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम बाई सूट रिकवर पोजेशन, वो या कोई और शख्स जो कानूनी हक रखता है तो वो अपना कब्ज़ा दोबारा वापस ले सकता है। अब यहाँ पर टाइटल को नहीं देखा जाएगा कि इसका काबिज़ कौन है, बेटा मिसाल दे रहे हैं। अगर मालिक भी है ना, मालिक भी किसी शख्स को बामुताबिक कानून उठाए, गैर कानूनी काम नहीं करना, ना ही कानून को अपने हाथ में लेना है। अब नेक्स्ट है बेटा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। बेटा इसमें अभी टाइटल नहीं देखा जाएगा कि टाइटल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप लोगों को गुजारिश की है, इमीडिएट मामला है, वही ज़्यादा ज़ेर बहस हैगा। अब ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी इस तरह का दावा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन हासिल है इसमें। अब इसमें अपील भी नहीं है, इस तरह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है, ना ही रिव्यू वगैरह है। ये भी इसमें बेटा बता दिया गया है कि नो अपील आर्डर या इस तरह की डिक्री के ख़िलाफ़, और ना ही रिव्यू है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इसका सेक्शन 10। अब ये इसकी थोड़ी सी और कैटेगरी शुरू हो जाती है। अब ये है मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्का, कि अगर कोई शख्स हकदार है मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्ज़ा लेने का, तो वो अदालत में दावा दायर कर सकता है। ये सेक्शन 10 के ताबे होगा। आगे बेटा सेक्शन 11 है हमारा, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। बेटा जिस शख्स की कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स के पास है तो उसका ये हक बनता है कि असल मालिक को उसकी चीज़ वापस कर दे। सेक्शन 11 है इसके बारे में। अगर देखो बेटा, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे ना आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट पोर्शन में ना पूछ लीजिएगा। तफसील में ज़्यादा इस वजह से नहीं जा रहा कि सारी चीज़ों का तकरीबन आप लोगों को पता ही है, लेकिन मकसद सिर्फ याद दहानी और आप लोगों के टेस्ट में आप लोगों को फैसिलिटेट करना है। नेक्स्ट है बेटा, ये हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। अच्छा, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा अहम है, काफ़ी हिसाब से बहुत अहम है ये सेक्शन 12। इसको आप ज़रा देख लें, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल, के कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल होगी, और इसके साथ हम सेक्शन 21 को देखेंगे कि ऐसे कौन से हालात हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल नहीं है। अब आप लोग इसको देख लें, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर।
द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बी एनफोर्स्ड। अब ये कौन कौन से हालात हैं? व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। बेटा अगर ये ट्रस्ट से मुतलका है तो ये एनफोर्स हो सकता है, इसे होना भी चाहिए। बी को देख लें, व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज caused by non-performance of the act agreed to be done। अब इसका ना ज़रा समझ लें कि जब एक ऐसा मेयार हमारे पास नहीं है कि दुरुस्त नुकसान का दुरुस्त तयन किया जा सके, कि असल नुकसान का तयन करने का हमारे पास बेटा कोई पैमाना नहीं है, अगर हम इसको परफॉर्म ना करें। आप इसका ना एक बेसिक असूल समझ लें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। हमेशा जनरली ख़ासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में जहां कंपनसेशन इन मनी तयन ना किया जा सके या ये मुनासिब नहीं होता, क्या इस असूल को आप ये समझें कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, तकरीबन बहुत हद तक मौजूदा मुल्की कानून ये है कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्म बेटा की जाएगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस चीज़ की। सी को देख लें, व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन वाला आ गया कि अगर पैसों की शक्ल में किसी को रकम दी जाए इन फॉर्म ऑफ मनी, वो एक मुनासिब रिलीफ नहीं है। सी इसका ये है। डी में आ जाएं। अब ये बज़ाहिर प्रोबेबल है, क्या पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। अब रकम हासिल नहीं की जा सकती अगर इस पर परफॉर्म ना किया जाए, ये भी इसका ग्राउंड है। बेटा ये 12 सेक्शन इस चीज़ को डील करता है। बाकी ये आप लोग नेक्स्ट देख लें, सेक्शन 13 को, 14 को, 15 को और 16 को। आप 17 बार आ रहे ये दूसरे केसेस में। अब ना इनका मैं आपको लोगों को सब का एक असूल बता देता हूँ, जो सेक्शन वगैरह बेटा आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें आप लोग एक जहन में रखें, जब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़ है, दो फ्री कैन है, अगर एक शख्स मुआहदा परफॉर्म करना चाहता है, उसकी नीयत इरादा है कि वो ज़मीन ख़रीदे, अगर कोई बकाया जाते हैं तो अदा करे, अपने हिस्से का पूरा काम करे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अल्लाह ना करे कोई मसला, तूफ़ान आ गया, फ्लड आ गया या कोई भी इशू हो सकता है, अगर एक शख्स परफॉर्म करना चाहता है तो अदालत ये कोशिश करेगी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट परफॉर्म हो सकता है तो अदालत इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स कराए। मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं बेटा, मिसाल दे रहे हैं। अगर 1 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लड आया, एक कनाल ख़त्म हो गई, दरिया में चली गई, अब ख़रीदार फिर भी चाहता है कि 7 कनाल वो ले ले, तो अदालत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। अदालत ये नहीं कह सकती दूसरी पार्टी की ख्वाहिश पर कि जी 1 कनाल तो ख़त्म हो गई है, मैं नहीं बेचना चाहता, या आप दूसरी साइड पे आ जाए, 7 कनाल बच गई हैं, वो चाहता है कि जी इसको मुकम्मल परफॉर्म किया जाए। बेटा इसमें जो तवाज़ुन ने सहूलत हो गई और जो अदल का तकाजा है, अदालत हमेशा उस चीज़ को ही मद्देनज़र रखेगी, दोनों की आसानियों को। अगर कोई मसाइल वगैरह आ जाते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी अब ये मुआहदा परफॉर्म नहीं हो सकता। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोशिश की है इन शॉर्ट जितना ब्रीफ हो सके आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दिया है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम देखते रहेंगे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।